लास्ट क्लास में हमने मल्टीपल एलील्स पढ़ा था और कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स भी पढ़ा था। क्वेश्चन लिखा था कॉम्प्लीमेंट्री जीन का। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स अगर होंगे तो रेशो आएगा F2 का डायहेब्रिड क्रॉस करे C और P के बीच में, तो रेशो आएगा 9:7 आएगा। उस F2 जनरेशन के रेशो को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे आपने उसको कंपेयर करके लिखा, आपने जो पुरानी डायहाइब्रिड क्रॉस थी उसको देखा और उसको लेकर के उसका जो 9:3:3:1 था उसको कन्वर्ट किया 9:7 में, और आपने जो कॉन्सेप्ट यूज किया उसमें ये देखा कि जब दोनों डोमिनेंट जीन होंगे तो कलर कैसे आएगा, पर्पल आएगा, एंड अगर एक भी रिसेसिव हो जाए तो पर्पल कलर नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन इसी चीज को हम F2 को कैसे बनाते हैं, F1 की सेल्फिंग करके। अब C और P के बीच में अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे तो F1 कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, F1 ऐसा बनेगा ना। और इसकी अगर सेल्फिंग करके आप बनाओगे F2 जनरेशन, मान लो सेल्फिंग करके बना रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, C वालों जिन को अलग लिखेंगे और P को अलग लिखेंगे। और C के रेस्पेक्ट में अगली जनरेशन में क्या क्या आ सकता है, ये आ सकते हैं सब। और P के रेस्पेक्ट में अगली जनरेशन में क्या आ सकता है, कैपिटल P, स्मॉल p, स्मॉल p, स्मॉल p, ये आ सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये था कॉम्प्लीमेंट्री जीन का कि दोनों जीन कैसे होंगे, अगर डोमिनेंट कंडीशन में आएगा तो कलर पर्पल आएगा। ये कॉन्सेप्ट था। सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, क्रोमोजन में कन्वर्ट होगा, और क्रोमोजन किस में कन्वर्ट होगा, एंथोसाइनिन में। उसके लिए दोनों एंजाइम C और P बनाने के लिए दोनों जीन को किस में आना चाहिए, डोमिनेंट कंडीशन में आए। तो अगली जनरेशन में पर्पल लाने के लिए दोनों तरफ से आपको दोनों जीन को डोमिनेंट लाना है। तो बताओ इधर से डोमिनेंट आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, कितना है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, कितना है 3/4। ये कितना है 3/4। इधर भी 3/4 कैसे है, डोमिनेंट है, और इधर भी 3/4 डोमिनेंट। तो डोमिनेंट कितने आएंगे, दोनों तरफ से डोमिनेंट रहे, ऐसे कितने ऑब्वियसली आएंगी, 16 में से 9 आएगी। और व्हाइट जब भी लाना हो तो आपको ऐसे व्हाइट की कॉम्बिनेशन नहीं निकालना है कि इधर से स्मॉल से आए, इधर से स्मॉल पे आएगा तो व्हाइट आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन इधर से अगर कैपिटल आ जाए, इधर से अगर रिसेसिव आ जाए तब भी तो व्हाइट आएगा। और इधर से अगर मान लो डोमिनेंट आ जाए, इधर से रिसेसिव आ जाए तब भी तो व्हाइट आएगा। तो व्हाइट के 3 कॉम्बिनेशन बनाए हैं यहाँ पर। एक तरफ से डोमिनेंट आए, दूसरी तरफ से रिसेसिव आए तब भी व्हाइट आता है। एक तरफ से डोमिनेंट आए, दूसरी तरफ से रिसेसिव आए तब भी व्हाइट आता है। या दोनों तरफ से रिसेसिव आए तब भी व्हाइट आता है। तो व्हाइट के लिए कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है, आपको ऐसा करना है। 16 में से 9 अगर क्या आ गए, पर्पल आ गए, तो बताओ बचे कितने, 1 माइनस 9/16 कितने हो गए, 7/16। 7 कैसे हो गए, पर्पल और व्हाइट हो गए। तो व्हाइट के लिए कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है। व्हाइट के लिए हमेशा क्या होगा, 3 कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, तब जाके व्हाइट आता है। जब भी क्वेश्चन दिया हो इसे अलग अलग C और P को करना है और पर्पल निकाल लेना है, और व्हाइट निकालने के लिए 1 में से पर्पल को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर। एक क्वेश्चन लिखो, इसको लिखने का है क्या जरूरत, 10 सेकेंड है लिखने के लिए, लिख ले। एक, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट किसे बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, एक के बगैर दूसरा अधूरा, दोनों मिल जाए तो काम पूरा हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। मतलब C P के बगैर अधूरा है, P C के बगैर अधूरा है। दोनों अकेले में कभी भी कलर नहीं ला सकते, दोनों को डोमिनेंट होना पड़ेगा। दोनों जब डोमिनेंट होंगे तभी कलर आएगा, इसलिए दोनों जीन को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स बोलते हैं। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री जीन वर्ड ही आएगा तो आप उसको उसका काम को समझ में आ सकता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड को हमने डिफाइन कर लिया है।
कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दो जीन जो एक के बगैर दूसरा क्या है? अधूरा है। दोनों जब डोमिनेंट होंगे तभी पर्पल आएगा। अगर एक डोमिनेंट हो जाए कोई साथ तब भी पर्पल नहीं आएगा। अगर कोई दूसरा डोमिनेंट सिर्फ हो जाए तब भी पर्पल नहीं आएगा। दोनों रिसेसिव आ जाए तब भी पर्पल नहीं आएगा। तो नाम बस याद है, काम आपको पता है, और मोनोहाइब्रिड पैटर्न में लिख करके ऐसे रेशो बनाना भी आपको आता है। आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं। In case of flower color of Lathyrus odoratus, in case of flower color of Lathyrus odoratus, in case of flower color of Lathyrus odoratus, if capital C, small c, capital P, small p, if capital C, small c, capital P, small p, plant is crossed with capital C, small p, small p. If capital C, capital P, small p plant is crossed with capital C, small p, small p plant, then find out ratio of purple and white flowered plant. Then find out ratio of purple and white flowered plant. ये तरीका बताया था अभी, ऐसे ही करना है इसको। कितना आया पर्पल, कितने आएंगे, रेशो क्या आएगा? नहीं, ठीक से निकालो। पर्पल और व्हाइट का रेशो ठीक तरीके से निकालो। ये जीनोटाइप है, कैसे करोगे? क्या पूरे गैमेट बनाओगे इसके? अलग अलग बनाओगे। ये हमने कॉन्सेप्ट बार बार अप्लाई कर रहे हैं हम। मल्टीपल एलील में भी अप्लाई किया था, डायहाइब्रिड क्लासिक क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था, यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं। वेरी गुड। और व्हाइट कितने आएंगे? 5। तो रेशो क्या आ जाएगा? 3:5। वेरी गुड। रेशो क्या पूछा है? 5/3 आएगा कि 3/5 आएगा? 3/5। कभी कभी ये भी होता है, मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वहां पर आया 5/3 पहला आया, फिर नीचे आया 3/5। तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि कैसा पूछा है, पहले पर्पल लिखा है कि व्हाइट, रेस्पेक्टिवली बताना पड़ेगा ना हमें। तो ऐसे मिस्टेक नहीं करना है कभी भी। चलो कैसे करेंगे इसको बताओ। सी को अलग लिखें, सी को अलग लिखें और पी को अलग लिखें क्या? ये लिख दिया। चलो सी के रेस्पेक्ट में अगली जनरेशन में क्या क्या आ सकता है? ये आ सकते हैं। और पी के रेस्पेक्ट में अगली जनरेशन में क्या क्या आ सकता है? ये आएंगे। ठीक है। चलो पर्पल लाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या याद था? कॉम्प्लीमेंट्री जीन याद था आपको, क्योंकि ओडोरेटस का फ्लावर कलर किसको फॉलो करता है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन को। तो इधर से भी डोमिनेंट आएगा और इधर से भी डोमिनेंट आएगा, तभी जाकर के क्या आएगा? पर्पल आएगा। तो इधर से डोमिनेंट कहां कितना आ रहा है? आउट ऑफ 4 3 आर डोमिनेंट, एंड इधर आउट ऑफ 2 1 इज डोमिनेंट, 1/2। तो कितना आ जाएगा? 3/8। और व्हाइट के लिए क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन निकालने हैं? नहीं, सिंपल क्या करना है, व्हाइट जब भी निकालना होगा 1 - 3/8 इक्वल टू 5/8। इतना 1 माइनस वगैरह भी मत करना। 8 में से 3 क्या है? पर्पल है, तब बचे 5 व्हाइट। ठीक, पता चला 1 - 3/8 करते करते ही सॉल्व करने में गड़बड़ी होगी। ठीक है, मिस्टेक हमेशा कम करना है, इन्हें क्या बोलते हैं, सिली मिस्टेक्स भी करनी, और सब बच्चों की होती है। 2-4 क्वेश्चन तो वैसे माइनस हो जाते। चलो एक नया कॉन्सेप्ट आज आपको बताता हूं मैं। 2 जीन कंट्रोल करेंगे, यहां पर भी नए कॉन्सेप्ट में। नाम है उसका एपिस्टेसिस। क्या नाम है? एपिस्टेसिस। ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एपिस्टेसिस क्या होता है, इसे लिखे। इन दिस इंटरेक्शन, in this interaction, one non-allelic gene, in this interaction, one non-allelic gene prevents
phenotypic expression of, in this interaction, one non-allelic gene prevents phenotypic expression of another non-allelic gene. Another non-allelic gene. देखो, इसमें भी दो जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, लेकिन पहले इंटरेक्शन कैसा है उसको समझ लेते हैं। आपको मैंने पहले क्या बताया था कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है, अगर आपके पास दो है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी अगर स्मॉल टी को सप्रेस कर रहा है, रोक रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? एक एलील दूसरे एलील को रोक रहा हो, ये टॉल देना चाहता है, डॉप देना चाहता है, लेकिन ये दोनों साथ में आएंगे तो टॉल आएगा, तो इसे क्या बोलते हैं? डोमिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमिनेंस बोलते हैं। यहाँ डोमिनेंस की बात नहीं हो रही है, एलिलिक जीन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नॉन एलिलिक जीन की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि मान लो एक डब्ल्यू जीन है, ठीक है, और एक वाई जीन है। ये वाई जीन अपना फिनोटाइप देना चाहता है, कुछ कलर बनाना चाहता है फ्रूट का, जैसे मान लो फ्रूट है, फ्रूट का कलर देना चाहता है, फ्रूट को कलर प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन इस वाई जीन को, ये अलग जीन है, ये अलग जीन है, ये एलील नहीं है आपस में, ये नॉन एलील है, लेकिन इस वाई जीन को, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को, इसको कलर प्रोवाइड करने को, फ्रूट को कलर देना चाहता है, इसको रोक रहेगा। कौन रोकेगा? दूसरा डिफरेंट जीन रोक रहा है। अगर इसका एलील ही रोकता तो हम क्या बोलते? डोमिनेंस। लेकिन दूसरा जीन इसको रोक रहा है कोई सा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे एपिस्टेसिस। क्या बोलेंगे? एपिस्टेसिस बोलेंगे। एपिस्टेसिस में क्या हुआ? वन नॉन एलिलिक जीन prevents phenotypic expression of another non allelic gene. एक अलग जीन दूसरे अलग जीन को क्या कर रहा है? रोक रहा है। जो जीन रोक रहा है उसे हम बोलते हैं एपिस्टेटिक जीन। क्या बोलते हैं? एपिस्टेटिक जीन। जो जीन रुक रहा है उसे बोलेंगे हाइपोस्टेटिक जीन। क्या बोलेंगे? हाइपोस्टेटिक जीन। जीन विच प्रिवेंट्स phenotypic expression of another gene, it is called epistatic gene. Gene whose expression is suppressed, उसे क्या बोलेंगे? हाइपोस्टेटिक जीन। जिसका एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, रोक रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोस्टेटिक जीन। जो रोक रहा है उसे क्या बोलेंगे? एपिस्टेटिक जीन। अब ध्यान दें कि जो एपिस्टेटिक जीन होता है ये डोमिनेंट कंडीशन में भी रोक सकता है उसे। कभी कभी तो कुछ एग्जांपल ऐसे मिलेंगे आपको कि डोमिनेंट कंडीशन में आएगा, मतलब कैपिटल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू में आएगा, तब इसको रोक पाएगा। इसको अपना फिनोटाइपिक जो भी ये बनाना चाहता है, कलर देना चाहता है, उसको रोक पाएगा। तो फिर ऐसी एपिस्टेसिस को क्या बोलेंगे? कि डोमिनेंट कंडीशन में ही रोक पा रहा है, रेसेसिव कंडीशन में नहीं रोक पाएगा, डोमिनेंट में ही रोक पाएगा। तो ऐसे को बोलेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट एपिस्टेसिस बोलेंगे। लेकिन ऐसा भी कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें ये जो एपिस्टेटिक जीन है, जब ये कौन सी कंडीशन में आता है? रेसेसिव कंडीशन में आता है, तभी उसको रोकता है। डोमिनेंट में आता है तब नहीं रोक पाता है। तो हम क्या बोलेंगे? अगर रेसेसिव कंडीशन में रोकेगा, सप्रेस करेगा दूसरे नॉन एलिलिक जीन को, तो हम क्या बोलेंगे? रेसेसिव एपिस्टेसिस। क्या बोलेंगे? रेसेसिव एपिस्टेसिस। कितने टाइप की एपिस्टेसिस है? दो टाइप की, डोमिनेंट और रेसेसिव। एपिस्टेसिस के अंदर दो जीन होते हैं, एक जीन होता है एपिस्टेटिक और एक होता है हाइपोस्टेटिक। हाइपोस्टेटिक जीन क्या करता है? कलर प्रोड्यूस कराता है, कलर देने वाला जीन है, फिनोटाइप देने वाला जीन है। लेकिन जो एपिस्टेटिक जीन है वो हाइपोस्टेटिक जीन को क्या करता है? कलर प्रोवाइड करने से रोकता है। ये इंटरेक्शन। चलो इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारे कोर्स में रेसेसिव एपिस्टेसिस नहीं है, हमारे कोर्स में क्या है? सिर्फ डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, उसी को हम पढ़ेंगे। रेसेसिव एपिस्टेसिस नहीं है, तो रेसेसिव एपिस्टेसिस को नहीं पढ़ेंगे। चलो फर्स्ट देखते हैं एग्जांपल किसका? डोमिनेंट एपिस्टेसिस का।
इसे अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, क्या ऐसा होता भी है कहीं या फिर ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम? होता है। फ्रूट कलर जो होता है किसमें? फ्रूट कलर ऑफ समर स्क्वाश, समर स्क्वाश में, या कुकुरबिटा पेपो, कुकुरबिटा पेपो, ये पंपकिन या कुकुरबिटेसी फैमिली का होता है। इसके 3 कलर होते हैं, व्हाइट कलर होते हैं, ग्रीन होता है, येलो होता है। और इसके फ्रूट के कलर को 2 जीन मिलकर डिसाइड करते हैं। एक जीन है डब्ल्यू जीन और एक जीन है वाई जीन। जो वाई जीन है ये कलर प्रोड्यूसिंग जीन है, फ्रूट को कलर देने वाला जीन है, कलर प्रोड्यूसिंग जीन है। कौन सा जीन? वाई जीन। अच्छा, कलर कैसे आता है? जब कैपिटल वाई देश मतलब क्या हुआ? डोमिनेंट। इसमें दोनों कंडीशन, डोमिनेंट को लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, इसमें दोनों कंडीशन आ जाती है, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई स्मॉल। तो जब ये वाई जीन अगर डोमिनेंट कंडीशन में आता है तो कलर आएगा फ्रूट का येलो आएगा। कैसे आएगा? डोमिनेंट में आएगा तो क्या आएगा? येलो आएगा। लेकिन अगर ये जीन रिसेसिव में आ जाए तो कलर आता है ग्रीन। कलर प्रोड्यूसिंग जीन है, डोमिनेंट में भी क्या देता है? कलर देता है, और रिसेसिव में भी क्या देता है? कलर देता है। डोमिनेंट में क्या देगा? येलो, और रिसेसिव में क्या देगा? ग्रीन। लेकिन इस जीन को, ये जो डब्ल्यू जीन है, ये क्या करता है? सप्रेस करता है, इसे रोकता है। कलर प्रोड्यूस करने से क्या करेगा? रोकेगा। अभी हम ये कौन सा जीन है जो रोकेगा? एपिस्टेटिक जीन। ये कौन से कंडीशन में रोक पाएगा? जब डोमिनेंट कंडीशन में रहेगा तभी रोक पाएगा, अदरवाइज रोक नहीं पाएगा। तो देखें, अगर किसी समर स्क्वाश के अंदर वाइट डेज है तो कैसा कलर आना चाहता है? येलो लाना चाहता है। लेकिन अगर उसी प्लांट में डब्ल्यू जीन भी है डोमिनेंट कंडीशन में, तो बताओ क्या ये वाई जीन कलर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि डोमिनेंट कंडीशन में डब्ल्यू जीन है, इसको रोक देगा। तो ये कलर नहीं दे पाएगा, तो ये किस कलर का हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? व्हाइट। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ, क्या इसमें ये रोक पाएगा? इस कंडीशन में क्यों नहीं रोक पाएगा? क्योंकि हम जो एग्जांपल पढ़ रहे हैं किसका पढ़ रहे हैं? डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। जब एपिस्टेटिक जीन डोमिनेंट में आता है तब रोकता है, रिसेसिव में आएगा तब रोक नहीं पाएगा। चलो आप मुझे बताओ कि अब क्या रोक पाएगा? इससे ग्रीन देने से रोक देगा, क्योंकि डोमिनेंट कंडीशन में तो ग्रीन नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा? व्हाइट आ जाएगा। आप मुझे बताओ, स्मॉल डब्ल्यू है तो अब क्या रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्या रहेगा? ग्रीन आएगा। ठीक है, चलो हम डब्ल्यू और वाई जीन के रिस्पेक्ट में, चलो मुझे बताओ कौन सी कंडीशन में रोका वाई जीन को? डोमिनेंट कंडीशन, इसलिए क्या बोलेंगे? डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डब्ल्यू और वाई जीन के रिस्पेक्ट में एक डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। एक पेरेंट कैसा लेंगे बताओ स्टार्टिंग का? कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरा कैसा लेंगे? स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई। F1 कैसा बनेगा? कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अरे सेम होता है। फिर F2 जनरेशन कैसे बनेगी? कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई का सेल्फिंग करा के बनाएंगे। क्या वही बनेगा बॉक्स जो पहले बनता था आरवाई के रेस्पेक्ट में? वही बनेगा। जीनोटाइप भी वही बनेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो भी वही बनेगा, बॉक्स भी 16 का बनेगा, नंबर ऑफ ज़ायगोट भी वही बनेगा, सब वही का वही होगा। बस क्या चेंज हो जाएगा? फिनोटाइप। पहले आरवाई जीन के रेस्पेक्ट में क्या होता था रेशो? 9:3:3:1। फिर सीपी जीन के रेस्पेक्ट में F2 का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता था? 9:7। और यहां पर क्या रेशो हो जाएगा बताओ? ये कितनी बार आएगा? F2 में ये कितनी बार आएगा? डब्ल्यू डेज वाई डेज। अरे 9 टाइम्स आता है ना, आएगा ना। ये कितनी बार आएगा? ये कितनी बार आएगा? ये कितनी बार आएगा? तो चलो F2 का फेनोटाइपिक रेशियो निकालो तो जरा, क्या होगा? F2 का फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 12:3:1। 12 क्या रहेंगे? व्हाइट रहेंगे। 9+3 तो 12 हो जाएंगे व्हाइट, और 3 क्या हो जाएगा? येलो। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग सा इंटरेक्शन है। इसमें बड़े अच्छे तरीके से 2 जीन मिलके काम करते हैं, डब्ल्यू और वाई जीन कलर प्रोवाइड करने वाला जीन है, डब्ल्यू जीन उसको रोकता है। लेकिन कब रोकता है? डोमिनेंट कंडीशन। और F2 का
बिल्कुल डायहाइब्रिड क्रॉस ही होगी, जो आरवाई के लिए थी वही यहाँ पर भी करना है, सेम करना है क्रॉस, लेकिन हमें सिर्फ पता है कि उसमें से डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस आएगा फिनोटाइपिक रेशियो। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं? 3। और कॉम्प्लीमेंट्री जीन में नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने थे? 2। और नॉर्मल आर और वाई जीन जब थे, जो दोनों के दोनों अलग अलग प्लेटो कंट्रोल करते थे, कितने थे? 4। अरे बस समझ में, सबके फिनोटाइपिक रेशियो चेंज होंगे, जीनोटाइपिक रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये हुआ हमारा डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब आप मुझे सोच के बताओ कि अगर ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस नहीं होता और ये एग्जांपल किसका होता? रिसेसिव एपिस्टेसिस का होता, तो रेशियो क्या आता? सोच के बताओ, ये सब लिखा हुआ है आपके सामने। अगर ये रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जांपल होता तो कॉन्सेप्ट कैसे चेंज होता? रिसेसिव कंडीशन में रुकता। अब रिसेसिव कंडीशन में रुकता तो रेशियो क्या बन जाता? एक तो सही बोल दो। 9:3:4 बनता ना? कैसे बनता भाई? रेसिस्ट में ही रुकता, मतलब ये अगर रुकता तो ये व्हाइट आ जाता, और ये भी रुकता तो ये भी व्हाइट आ जाता, तो 4 कैसे आ जाते? व्हाइट। बाकी कैसे रहते हैं? येलो। और बाकी कैसे रहते हैं? ग्रीन। तो 9:3:4 हो जाता। तो रेसिस्टिव एपिस्टेसिस का भी कॉन्सेप्ट हमें पता है, हालांकि हमारे कोर्स में नहीं है, तब भी हमें ये वाला कॉन्सेप्ट पता है, तो उसका इतना उसको कोरिलेट करने में क्या लगता है? अरे बस समझ में, हो सकता है उसका एग्जाम्पल कोई अलग हो, अलग के रिस्पेक्ट में, लेकिन रेशियो तो हम बना ही सकते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमें नहीं, मॉलिक्यूलर में तो सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कुछ, नहीं कुछ नहीं पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर में सिर्फ एक तरीका देखेंगे कि कैसे कैरेक्टर डेवलप होता है, मतलब जीन से इंफॉर्मेशन निकल करके, डीएनए से निकल करके प्रोटीन के फॉर्म में कैसे जाती है, और वो प्रोटीन्स कैसे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, एक एग्जांपल लेके बस। वही प्रोसेस एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये सब पढ़ने बैठेंगे तो पता चला 2-4 साल लगेंगे। लिखो, 1 मिनट का टाइम है। ये बच्चा पूछ रहा है सर, जो बोथ कंडीशन में सप्रेस करे, ऐसा कोई नहीं होता है। सब में सप्रेस ही कर देगा तो फिर तो आईडी आने वाला है, फिर वो इंटरेक्शन किस बात का? क्या आप इसको 12:3:1 को अपने तरीके से सेल्फिंग करके भी निकाल सकते हो? चलो कैसे करोगे सेल्फिंग करके, कैसे निकालोगे इसी रेशो को, यहाँ पर देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं आपको क्या करता हूँ और रिफाइन करता हूँ, वही वाला कॉन्सेप्ट, ये मोनोहाइब्रिड अगर पैटर्न में काम करेंगे। F1 क्या बनेगा जरा बताओ तो? ये बनेगा ना? तो इसी रेशो को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल W स्मॉल w स्मॉल w स्मॉल w। इधर क्या लिखेंगे? कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y। ठीक है ना? डायरेक्ट लिख लिया अब हमने। चलो बताओ, व्हाइट लाने के लिए क्या करना है, क्या सोचना है? इधर से तो क्या लेके आ जाए? डोमिनेंट। इधर से अगर डोमिनेंट आ गया तो इधर से कुछ भी आया करे तो व्हाइट ही होगा, क्योंकि ये रोक देगा इसको। ठीक है, तो क्या आएगा इधर से डोमिनेंट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ? 3/4। वेरी गुड। और इधर से 4 में से 4 कुछ भी आए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12/16। आ गया ना? तो ऐसे भी आप F2 बना सकते हो। चलो क्या लेके आए? येलो लेके आते हैं आप। येलो लाने के लिए क्या सोचेंगे कॉन्सेप्ट में? इधर से तो पहले रेसेसिव लेके आओ, अदरवाइज इधर से अगर डोमिनेंट आ गया तो फिर तो वाइट ही आ जाए। इधर से रेसेसिव लाओ और इधर से क्या लाओ? येलो कौन दे रहा है? डोमिनेंट दे रहा है, तो इधर से येलो लाओ। तो एक तरफ से तो रेसेसिव आने का कितना आ रहा है? 1/4। इधर से कितना आ रहा है? 3/4। कितना आ रहा है? 3/16। और ग्रीन लेके आओ तो जरा, दोनों हाथ से लिखना चाहिए इंसान। ठीक है, चलो बताओ, इधर से क्या लेके आएंगे? ये रेसेसिव लेके आएंगे, और इधर से भी रेसेसिव लाएंगे, क्योंकि रेसेसिव में ग्रीन आएगा तो कितना आएगा? 1/4
इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 1/6। तो आप जैसा क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहो वैसे कर सकते हो, ऐसे आप कंपेयर भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे इसलिए करवाते हैं क्योंकि हर बार क्या होता है कि क्वेश्चन अगर कोई बनाता है तो हो सकता है वो अलग जीनोटाइप दे दे, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो हमने डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी क्या कर लिया, कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे एक नई बात, कौन सी, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है इसे पढ़। क्या लिख लिया आप सबने? रेसेसिव एपिस्टेसिस को ही बोलते हैं सप्लीमेंट्री, और वो भी हमारे कोर्स में, भाई इतना पढ़ लो ये, ठीक है, वो सब मॉड्यूल से हटा दिया, जो मॉड्यूल में नहीं है वो उसकी मैं बात नहीं करता। ठीक है, जो मॉड्यूल में होगा वही आप खुद सोचते भी होंगे कि यही ज्यादा है सर, आप एंजाइटी का पढ़ाओ तो सोच लो अगर ये पढ़ाने लगूंगा तो बच्चे भाग जाएंगे, तो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, जल्दी से लिखो बेटा। व्हाइट लाने के लिए सोच क्या होगा, इधर कॉन्सेप्ट सोच क्या होगा। डब्ल्यू जीन कैसा होना चाहिए, डोमिनेंट। डब्ल्यू जीन कैसा होना चाहिए, डोमिनेंट, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। एपिस्टेटिक जीन अगर डोमिनेंट रहेगा तो उधर वाई वाला जीन कैसा भी हो, कैपिटल डोमिनेंट हो कि रिसेसिव हो, कैसा आएगा, वाइट ही आएगा। ये तो पता है ना, पक्का नहीं बताया पता। डब्ल्यू जीन कैसा होना चाहिए, डोमिनेंट। क्यों, क्योंकि ये एपिस्टेटिक जीन है। व्हाइट कौन सी हो सकता है, व्हाइट नहीं, वाई जीन, हाँ वाई, वाई कोई सा भी हो सकता है, कैपिटल हो, डोमिनेंट हो गया, ऐसे उससे कोई लेना देना ही नहीं है ना। डब्ल्यू चिन्ह अगर डोमिनेंट में आ गया तो फिर तो कलर कैसे आएगा, व्हाइट ही आएगा, क्योंकि डब्ल्यू चिन्ह क्या हो, डोमिनेंट एपिस्टेसिस शो करेगा। देखो डोमिनेंट में आया, येलो को व्हाइट कर दिया, डोमिनेंट में आया, ग्रीन दे रहा था, व्हाइट कर दिया। तो इधर से क्या सोचना है कि इधर से डोमिनेंट लेकर के आना है, डब्ल्यू कितना डोमिनेंट है बताओ, 3/4, और उधर से वाई जिन कैसा भी आया करे उसको तो रोक देगा, उसको कलर प्रोड्यूस नहीं होने देगा। तो 3/4 इंटू 4/4 तो कितना हो जाएगा, 12/16। अरे बस समझ में, नाम में ही काम छुपा हुआ है। नाम क्या है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट कंडीशन में एपिस्टेटिक जीन हाइपोस्टेटिक जीन को रोकता है, सप्रेस करता है, सिंपल सी बात। नाम से ही सारी बातें हमें समझ में आ जाती। अब थोड़ा एग्जांपल तो याद करना पड़ेगा। सोचो कि पहले तो यहां पर पता है 2 जीन इंटरेक्शन में 9 टाइप के इंटरेक्शन आते थे, आप तो सिर्फ 2 बढ़ाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स और एपिस्टेसिस में भी एक ही कर दिया है, पहले बहुत सारा कुछ पढ़ाते थे। चलो अब हम एक नया इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। और सबसे अच्छी बात है कि ये आपको पता है पहले से, ये पहले से ही पता है, इसको लिखते हैं अपन, इन दिस इंटरेक्शन in this interaction one quantitative character, in this interaction one quantitative character is controlled by more than one gene. In this interaction one quantitative character is controlled by more than one gene. देखो इसको डिफाइन कर दिया हमने, ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें कौन से कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को पढ़ रहे हो, क्वांटिटेटिव को, तो आप क्या बोलोगे, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस।
और वो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कैसा है, जो एक से ज्यादा जीन से क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। तो नाम क्या हो जाएगा, पॉलीजेनिक। तो पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में ऐसे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं जो क्वांटिटेटिव नेचर का हो और एक से ज्यादा जीन उसको क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है तो बताओ किस पे डिपेंड करेगा एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे। लिखो, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, या वो भी लिख सकते हो, लेकिन एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट। जानते हैं पहले से ही कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है तो जितने जितने डोमिनेंट एलील बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स आर, लिखो, quantitative characters are highly influenced by, quantitative characters are highly influenced by environment. Quantitative characters are highly influenced by environment. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन है बताओ, कौन है फादर इसका, कॉल र्यूटर। कौन है, कॉल र्यूटर है फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चलो इसका एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं इससे क्या है। ये ह्यूमन हाइट का एग्जांपल लेंगे। जो ह्यूमन हाइट है वो कितने जीन से कंट्रोल होती है, 5 जीन से कंट्रोल होती है, 5 पॉलीजीन से कंट्रोल होती है। तो हम बोलेंगे कितने एलील से कंट्रोल होगी, अगर 5 जीन है तो 10 एलील। तो हो सकता है कि किसी के पास आप में से सारे एलील कैसे हो, डोमिनेंट हो, किसी के पास हो सकता है कि कुछ एलील रिसेसिव भी हो। इससे अलग अलग कंडीशन हो सकती है। 10 एलील्स है, किसी के पास हो सकता है कि 10 में से 4 एलील रिसेसिव हो, किसी के पास हो सकता है कि 10 में से 6 एलील रिसेसिव हो, किसी के पास हो सकता है कि सारे एलील रिसेसिव, और भी कंडीशंस हो सकती है, लेकिन कुछ कंडीशन हमें लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये कैरेक्टर जो है ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब होगा, जब सारे जीन के सारे एलील कैसे हो, डोमिनेंट हो। तो सारे एलील्स कैसे होते हैं, जब डोमिनेंट एलील होते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम एक्सप्रेशन, ध्यान रखना है। और जब सारे जीन के सारे एलील रिसेसिव होते हैं तो क्या होता है, मिनिमम एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर मान लो कुछ एलील डोमिनेंट है कुछ रिसेसिव भी है, तो ये बीच में आएगा, मैक्सिमम और मिनिमम का इंटरमीडिएट फॉर्म बनेगा। तो सारे एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसके पहले मैंने आपको इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन बताया था, कहां हो रहा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। वो भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर ही थे, लेकिन वो 1 जीन से कंट्रोल होते थे, तो वहां पर एक ही इंटरमीडिएट फॉर्म बनता था। कैपिटल आर में रेड, स्मॉल आर में व्हाइट, स्मॉल आर में पिंक, एक ही बना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा जीन है, तो एक तो बनेगा मैक्सिमम एक्सप्रेशन, एक बनेगा मिनिमम एक्सप्रेशन, और बाकी सारे जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इंटरमीडिएट फॉर्म्स बोलेंगे। अच्छा, समझने के लिए सिर्फ यहाँ पर रैंडम वैल्यू ले रहे हैं हम, कोई सी भी। मान लो सारे एलील हमारे पास रिसेसिव है 10 के 10, तो हमारी हाइट कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। समझने के लिए ले रहे हैं, कुछ ऐसा होता नहीं, ठीक है। मान लो क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। अब अगर 1 2 3 4 एलील डोमिनेंट हो गए, तो मान लो हाइट हो गई 140 सेंटीमीटर। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ 1 एलील का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1 डोमिनेंट एलील का, तो आप बोलोगे सर 4 एलील डोमिनेंट हुए, तो 100 से कितनी हो गई, 140। तो हर एक डोमिनेंट एलील का कितना कंट्रीब्यूशन है, 10 सेंटीमीटर है। चलो कितने डोमिनेंट एलील आए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो जाएगी, 100 तो है ही है मिनिमम, अब कितनी हो जाएगी, 160 सेंटीमीटर।
यहाँ पर कितने हैं 8 एलील डोमिनेंट है तो कितनी हो जाएगी 180 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितने हैं सारे एलील डोमिनेंट है तो कितनी हो जाएगी 200 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो हाइट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे डोमिनेंट एलील जीनोटाइप में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक्सप्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कैसा है हमारा हाइट, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। कैसा है, कितने जीन कंट्रोल कर रहे हैं 5 जीन, तो क्या बोलेंगे पॉलीजेनिक कैरेक्टर, ऐसा बोलेंगे पॉलीजेनिक। लेकिन मान लो मेरे पास 8 एलील है डोमिनेंट, मेरी हाइट कितनी होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग 180 सेंटीमीटर। आपके पास भी 8 एलील डोमिनेंट है, आपकी भी हाइट कितनी होना चाहिए 180, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हाँ पॉइंट क्या लिखा है कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट लिखा है। हाँ ऐसा भी हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही होगा, हर एक जीन का डोमिनेंट एलील बराबर बढ़ाएगा, ठीक है। चलो इधर देखो, आप ध्यान से समझो, इधर देखो। तो हमें समझ में आया कि अगर मेरे पास 8 एलील डोमिनेंट है, आपके पास भी 8 एलील डोमिनेंट है, तो क्या 180 सेंटीमीटर आएगी, नहीं। भाई मेरा ओवरऑल हेल्थ क्या है, आपका क्या है, मेरे पास हार्मोन्स कैसे हैं, न्यूट्रिएंट कैसे हैं, विटामिन कैसे हैं, आपके पास कैसे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीजें, सारा एनवायरमेंट क्या करेगा, अफेक्ट करेगा हाइट। जब हाइट बढ़ रही थी उन दिनों में, क्योंकि हाइट भी हर टाइम नहीं बढ़ती है ह्यूमन की, उस टाइम पे आप किस प्रकार से, कोई आपको डिजीज तो नहीं थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, उस बेसिस पे सारी बातें होगी। मतलब एनवायरमेंट भी अफेक्ट करता है। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे सिर्फ जीनोटाइप कैसे हाइट को अफेक्ट करता है। अच्छा, टाइप ऑफ फिनोटाइप कितने बनेंगे, कितने टाइप की हाइट हो सकती है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n+1। तो 5 पॉलीजीन कंट्रोल कर रहे हैं, तो 2n+1, n में 5 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 11 टाइप। ह्यूमन की हाइट कितनी हो सकती है 11 टाइप की हो सकती है बेस्ड ऑन जीन्स। लेकिन बहुत सारे टाइप की होती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एनवायरमेंट का रोल भी होता है और काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेके पढ़ते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए हमें। चलो बताओ कौन सा एग्जांपल लें। स्किन कलर बाद में लेंगे, पहले एक और ले लेते हैं। प्लांट का लेंगे ना, बॉटनी पढ़ रहे हैं। कर्नल कलर ऑफ व्हीट, कर्नल कलर ऑफ व्हीट। व्हीट का जो कर्नल कलर होता है वो एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, एंड ये जो कंट्रोल होता है ये 2 पॉलीजीन से कंट्रोल होता है। अब 2 पॉलीजीन से कंट्रोल होगा तो फिर हमारी डायहाइब्रिड क्रॉस भी उसी बनेगी जिसे हम बनाते जा रहे हैं, है ना। डायहाइब्रिड क्रॉस तो बनेगी, 2 जीन से कंट्रोल हो रहा है। अच्छा, कर्नल कलर, पहली बात तो ये बताओ कर्नल कलर क्या होता है। ये जो आपने वीट देखा होगा, ऐसा ऐसा उसका इन्फ्लोरेसेंस इस तरीके से होता है, ऐसा होता है ना वीट, ऐसे। न्यूजीलैंड देखा है, न्यूजीलैंड उस, ठीक है। तो ये है कर्नल, क्या है ये कर्नल। इसका जो कलर होता है रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, काफी ज्यादा ग्रेडियंट भी आ सकते हैं। रेड, लाइट रेड, इंटरमीडिएट रेड, वेरी लाइट रेड, डार्क रेड, काफी सारे ऐसे वेरिएंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका कलर की बात कर रहे हैं। हमारे जो न्यूजीलैंड में उसका सिंबल कैसा है, व्हाइट। हाँ, न्यूजीलैंड अच्छी टीम लगती है मुझे वैसे, ठीक है। इधर देखो 2 पॉलीजीन है, चलो इसमें नहीं जाओ, इसमें जाओ। 2 पॉलीजीन है, तो चलो एक डायहाइब्रिड क्रॉस करके देख लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी पेरेंट लेंगे, एक कैसा लेंगे स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। चलो इसमें कर्नल कलर कैसा आएगा, काफी ज्यादा इंटेंसिटी आएगी, चारों एलील डोमिनेंट है, मैक्सिमम एक्सप्रेशन आएगा। मान लो कैसे आया, रेड आया। और यहाँ पर बताओ सारे एलील रिसेसिव है तो मिनिमम एक्सप्रेशन आएगा, कैसे आएगा, कर्नल का कलर व्हाइट आया। चलो F1 जनरेशन का जीनोटाइप बनाओ, क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। कैसा कलर आएगा, पिंक नहीं, इंटरमीडिएट रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट रेड बोलेंगे। और फिर चलो F2 बनाओ, तो F2 कैसे बनाओगे, इसकी सेल्फिंग करके बनाए F2। अच्छा, F2 बनाने के बाद हम कैसा बॉक्स बनाते हैं, इधर गेमेट बनाते हैं, इधर गेमेट बनाते हैं, 4 गेमेट बनाते हैं, फिर बॉक्स बनाते हैं। वैसे बॉक्स नहीं बनाएंगे, अगर वैसा बॉक्स बनाएंगे तो एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा।
हमें पता है कि कितने टाइप के जीनोटाइप बनते हैं, 3 की पावर n टाइप ऑफ जीनोटाइप कितने बनेंगे, 9 बनेंगे ना। n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 3 की पावर 2 कितने बनेंगे, 9 टाइप के जीनोटाइप। उन सारे जीनोटाइप को मैं लिख देता हूं, ठीक है। चलो कुछ जीनोटाइप कैसे होंगे, कुछ जीनोटाइप्स ऐसे होंगे उस बॉक्स में 9 टाइप्स में जिसमें सारे एलील क्या होंगे, डोमिनेंट। कुछ जीनोटाइप ऐसे होंगे जिसमें से 4 में से 3 एलील कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे ना। और कुछ जीनोटाइप ऐसे होंगे जिसमें 4 में से 2 एलील कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे। इस तरीके से कुछ जीनोटाइप ऐसे होंगे जिसमें 4 में से कितने एलील डोमिनेंट होंगे, एक ही एलील डोमिनेंट होगा। इस तरीके से ऐसे होंगे। और कुछ जीनोटाइप कैसे होंगे, ऐसे होंगे जिसमें चारों के चारों क्या है, रेसेसिव रखेंगे। कितने टाइप के जीनोटाइप बनते हैं, 9 टाइप के, पहले से ही पता है ये बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गए ना, 9 टाइप के जीनोटाइप बना लिए। अच्छा आप मुझे बताओ कि इस जीनोटाइप में नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं, पहले वाले में। पहले वाले की अगर बात करें हम ऐसे बना लें 1 इस तरीके से, तो आप बताओ इसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं, पहले वाले में 4, इसमें इन दोनों में देखो 3 है ना, इसमें 2 है कोई से भी, इसमें 1, इसमें 0। अच्छा आप मुझे बताओ कि फिनोटाइप यहां पर कैसा आएगा। फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो पहले वाले में फिनोटाइप कैसा आएगा, रेड। लास्ट वाले में एक भी डोमिनेंट नहीं है तो कैसे आएगा, व्हाइट। थोड़ा सा एक डोमिनेंट एलील हुआ है तो एक्सप्रेशन थोड़ा बढ़ेगा, तो बोलेंगे वेरी लाइट रेड। क्या बोलेंगे, वेरी लाइट रेड। और 4 में से 2 एलील डोमिनेंट है तो क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट रेड। और 3 एलील डोमिनेंट है तो क्या बोलेंगे, लाइट रेड। क्या बोलेंगे, लाइट। कुल मिलाकर के ग्रेडियंट बताना है हमें। तो कितने टाइप के बने हैं हमारे फिनोटाइप, 1 2 3 4 5। फार्मूला भी है इसके लिए 2n+1। कितने जिन कंट्रोल कर रहा है, 2 जिन कंट्रोल कर रहा है, 2n+1 में पुट करोगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो टाइप ऑफ फिनोटाइप 5 बनेंगे। अच्छा बनेंगे तो 5 टाइप के, लेकिन कौन कितनी बार बनेगा ये भी तो देखना है। 16 ऑफस्प्रिंग बनेगी। अब उन 16 में से देखो, अगर फिनोटिपिक रेशियो निकालें तो फिनोटिपिक रेशियो में ये कितनी बार आता है बताओ, पूरे बॉक्स में दोनों होमोजाइगस कंडीशन है, कितनी बार आएगा, एक बार। बताओ ये कितनी बार आएगा, एक बार। अच्छा ये कितनी बार आएगा बॉक्स में, एक हेटेरोजाइगस दो बार। ये भी कितनी बार आएगा, एक होमोजाइगस दो बार, 2 और 2 4। ये कितनी बार आएगा, 4 बार। दोनों हेटेरोजाइगस है ना, याद करवाया था पहले। ये कितनी बार आएगा, एक बार। दोनों होमोजाइगस है। ये कितनी बार आएगा, एक बार। 4 + 5 + 6 कितनी बार आ जाएगा, 6। और यहाँ पर हेटेरोजाइगस होमोजाइगस 2 बार, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस 2 बार, कितने बार होंगे, 4। तो रेशो क्या हो जाएगा, फेनोटाइपिक रेशो 1 4 6 4 1। तो आपको यहाँ पर क्या याद करना है कि जब कभी कोई सा कैरेक्टर 2 पॉलीजिन से कंट्रोल हो रहा है और क्वांटिटेटिव होता है, मतलब उसका एक्सप्रेशन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पे डिपेंड करता है, तो F2 का फेनोटाइपिक रेशियो कितना हो जाता है, 146। कितना हो जाता है, 146। फिर तो उल्टा लिखना है ना, 14641। तो याद क्या कर लोगे, 146 फिर 41, ठीक है। तो 146 याद करना है। चलो कितने टाइप के फेनोटाइप बनते हैं, 5 टाइप के। चलो जीन अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो कितने टाइप के फेनोटाइप बनते हैं, 2 टाइप के। जीन अगर डोमिनेंट एपिस्टेसिस दिखा रहे हैं तो कितने टाइप के फेनोटाइप बनते हैं, 3, व्हाइट येलो और ग्रीन एग्जांपल लिया था। जीन अगर क्वांटिटेटिव है, मतलब कि अगर कैरेक्टर क्वांटिटेटिव है तो कितने टाइप के फेनोटाइप बनेंगे, 5। ये दिख रहा है आपको। रेशो क्या रहेगा, 14641। कॉम्प्लीमेंट्री है तो रेशो क्या रहेगा, 9:7। डोमिनेंट एपिस्टेसिस है तो रेशो क्या रहेगा, 12:3:1। अगर 2 जीन है, 2 अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं और दोनों कैरेक्टर क्या दिखाते हैं, कंप्लीट डोमिनेंस दिखाते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो रेशो क्या रहेगा, 9:3:3:1। कितने टाइप के फेनोटाइप बनेंगे, 4 टाइप। मतलब एक ही क्रॉस को पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्यों, कौन से क्रॉस को पढ़ रहे हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस को। बस चेंज क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं फिनोटाइप में। क्या कर रहे हैं, फिनोटाइप के अंदर चेंज कर रहे हैं, बाकी जीनोटाइप और इनहेरिटेंस क्या है, सबका सेम। क्लियर।
चलो एक और क्रॉस करके आपको बता देते हैं, एक और दिखाएं क्रॉस करके आपको। चलो इसमें हम एक फार्मूला तो लिखे, वो टाइप ऑफ फिनोटाइप का, नोट अगर कर लोगे तो याद रहेगा वो, वरना भूल जाओगे। टाइप ऑफ फिनोटाइप का फार्मूला क्या है, 2n+1। अच्छा यहाँ पर टाइप ऑफ जीनोटाइप निकालना हो तो फार्मूला क्या रहेगा, उसका फार्मूला चेंज होगा क्या? सेल्फिंग का जो फार्मूला होता है वही रहेगा। क्या होता है सेल्फिंग का फार्मूला, जब सेल्फिंग कराते हैं तो टाइप ऑफ जीनोटाइप का फार्मूला 3n, कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा नंबर ऑफ जाइगोट का फार्मूला भी 4n ही रहेगा, क्योंकि जीन तो वैसे ही जाएंगे, जाइगोट भी वैसे ही बनेंगे। अच्छा परसेंटेज ऑफ पेरेंटल प्लांट बताओ आप, परसेंटेज ऑफ पेरेंटल प्लांट, ऐसे F2 में कितने प्लांट बने हैं जो पेरेंट की तरह दिख रहे हैं, स्टार्टिंग के पेरेंट की? एक ये रेड, ये एक पेरेंट है, एक पेरेंट ये है, तो ये और ये कितने हैं 16 में से दो, 2/16, और 2/16 करेंगे तो, और इंटू से अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5%। ठीक है, तो एक ये चीज भी नहीं है, ध्यान रखना, और ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, आज मैं आपको 10 मिनट पहले छोड़ूंगा, आज सैटरडे है ना इसलिए। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग केस लेते हैं ह्यूमन स्किन कलर का। ठीक है, कितने जीन से कंट्रोल होता है जरा बोलो, 3 पॉलीजीन से। बताओ कितने टाइप के फिनोटाइप होंगे स्किन कलर को लेके? इसे कम से कम क्वांटिटेटिव नहीं होना चाहिए, इसे तो क्या होना चाहिए था, क्वालिटेटिव होना चाहिए, ताकि 7 कैरेक्टर होते हैं। कितने होते हैं अगर 3 पॉलीजीन है तो टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं बस। जैसे सबके अगर जैसे मान लो 7 होते हैं तो 7 टाइप के लोग होते हैं बस स्किन कलर। कोई एनवायरमेंट अफेक्ट करता है तो पता चला घर गए तो अलग कलर के हो जाते हैं, कोटा आए तो और अलग कलर के हो जाता है। कितना ज्यादा एनवायरमेंट अफेक्ट कर रहा है अब ये देखिए, मतलब क्वांटिटेटिव कैरेक्टर कितना ज्यादा अफेक्ट होता है आपको समझ में आएगा। अरे बस समझ में, आपने देखा होगा स्किन कलर क्वांटिटेटिव है तो एनवायरमेंट बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो देखते हैं, एक क्रॉस करा के देखते हैं, क्योंकि 3 पॉलीजीन है यहाँ पर, तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बनेगी। कैसी क्रॉस बनेगी, ट्राई हाइब्रिड। और अभी तक हमने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस देखी भी नहीं, हालांकि हमें कॉन्सेप्ट पता है कि वो 3:1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1:2:1 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बन जाती है। ये होता है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस कैसे बनती है, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्राई हाइब्रिड। चलो देखते हैं, एक लेते हैं जिसमें सारे एलील डोमिनेंट हैं, और एक इंडिविजुअल लेते हैं जिसमें सारे एलील रिसेसिव। इसका बेचारे का कलर काफी ज्यादा डार्क आ जाएगा, निग्रो ब्लैक। क्या है ये, निग्रो ब्लैक। और ये मेल है मान लो, और ये फीमेल है। ये क्या है, बिल्कुल व्हाइट है, बिल्कुल क्या है, व्हाइट। ठीक है, और फर्स्ट जो बनेगा वो है कैपिटल। ये हमें जीनोटाइप तो बनाते आते हैं सब, ये तो सब आते ही है। इधर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी गैमेट बनेगा, इधर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी बनेगा। यहाँ पर ये ट्राई हाइब्रिड, इसे ट्राई हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। ऐसी क्रॉस जिससे ट्राई हाइब्रिड बने उसे क्या बोलेंगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। बताइए आपको मैंने पहले भी, ऐसी क्रॉस जिससे मोनो हाइब्रिड बने उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जैसी ऐसी क्रॉस जिससे डाई हाइब्रिड बने उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस, ऐसी क्रॉस जिससे ट्राई हाइब्रिड बने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा अगर F2 बनाओगे तो क्या करोगे, सेल्फिंग करोगे ना इसकी। लेकिन ट्राई हाइब्रिड की अगर सेल्फिंग करोगे तो जो नंबर ऑफ जाइगोट्स है जिसमें हमें पूरा एनालिसिस करना है वो कितने बन जाएंगे, 4⁻3। 3 है ना, 1 2 3 64 बनाए क्या वो 64 सारे, नहीं बनाना है क्या। चलो 64 का तो पूरा बॉक्स बनेगा, लेकिन टाइप ऑफ यूनिट कितने बनेंगे, 3⁻3 27, क्या वो बना है, वो भी नहीं बनाना है। ना वो बॉक्स बनाना है, ना वो हमें टाइप ऑफ, जैसे यहाँ तो बना भी लिए थे, यहाँ कम थे 9 थे तो बना लिए थे, यहाँ पर 27 टाइप के नहीं बनाएंगे। बस हमें याद करना, हमें याद क्या करना है कि 64 जो ऑफ स्प्रिंग आएगी उसमें 27 टाइप के जो जीनोटाइप्स आएंगे,
उनमें कुछ जीनोटाइप ऐसे रहेंगे जिसमें सारे एलील क्या रहेंगे, रेसेसिव। कुछ ऐसे रहेंगे जिसमें सारे में से एक कोई सा एलील क्या रहेगा, डोमिनेंट। कुछ ऐसे रहेंगे जिसमें दो एलील डोमिनेंट रहेंगे। कुछ ऐसे रहेंगे जिसमें तीन एलील डोमिनेंट रहेंगे, ऐसे रहेंगे ना। कुछ ऐसे रहेंगे जिसमें सारे एलील डोमिनेंट रहेंगे। तो ऐसे कितने कितने बनेंगे और क्या क्या कलर आएगा, कैसे कैसे फिनोटाइप चेंज होगा, वो हमें याद रखना है। तो हमें देखो याद कैसे रखना है। F2 का फिनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, किसी जीनोटाइप में 0 एलील डोमिनेंट रहेगा, किसी में 1 एलील डोमिनेंट रहेगा, कोई सा भी, किसी में 2 एलील डोमिनेंट रहेंगे, किसी में 3 एलील डोमिनेंट रहेंगे, किसी में 4 एलील डोमिनेंट रहेंगे, किसी में 5 रहेंगे और किसी में 6 रहेंगे। अच्छा, जिसमें 6 के 6 एलील डोमिनेंट रहेंगे वो कैसे दिखेगा जरा बताओ, निग्रो ब्लैक। और जिसमें 0 एलील डोमिनेंट रहेगा वो कैसा दिखेगा, व्हाइट। और जिसमें 1 एलील डोमिनेंट रहेगा वो वेरी लाइट ब्राउन, वेरी लाइट ब्राउन। समझ में आ रहा राइटिंग आपको, वेरी लाइट ब्राउन। चलो इसको क्या बोलेंगे, लाइट ब्राउन। कुल मिलाकर के ग्रेडियंट का नाम रखना है और क्या। व्हाइट है, थोड़ा सा आया कलर तो वेरी लाइट ब्राउन, और थोड़ा ज्यादा कलर आ गया तो क्या बोलेंगे, लाइट ब्राउन। अच्छा, ये जो इंटरमीडिएट आता है इसे बोलते हैं मुलेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूलेटो बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा म्यूलेटो हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये कैसे बनेगा, थोड़ा और कलर ज्यादा आ जाएगा, क्या बोलेंगे, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन। और इसे क्या बोलेंगे, थोड़ा और ज्यादा कलर आ जाएगा तो बोलेंगे वेरी डार्क ब्राउन। वो तो इधर आएगा, इधर 6 में, ठीक है। तो ये देखो, कलर था हमने सिर्फ लिखा है, फिनोटाइप कोई नाम थोड़ी नहीं, कोई कलर थोड़ी नहीं, बस उसका ग्रेडियंट बनाया है कि थोड़ा सा कलर आएगा वेरी लाइट ब्राउन, थोड़ा और ज्यादा आ जाएगा लाइट ब्राउन, थोड़ा और कलर आ जाएगा म्यूलेटो, थोड़ा और कलर आ जाएगा डार्क ब्राउन, थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा वेरी डार्क ब्राउन। जैसे जैसे डोमिनेंट एरिया बढ़ते जाएंगे जीनोटाइप में वैसे होता जाएगा। अब हमें याद क्या करना है, हमें बस इतनी बात याद करना है कि जीरो डोमिनेंट एलिमेंट रखने वाले जीनोटाइप हमें याद रखना है, ऐसे कितने होंगे, 1। और कम से कम एक एलील डोमिनेंट रखने वाले जीनोटाइप कितने होंगे, तो हमें याद करना है ये होंगे 6। कम से कम 2 एलील डोमिनेंट रखने वाले जीनोटाइप कितने होंगे, ये होंगे 15। और कम से कम 3 एलील डोमिनेंट रखने वाले जीनोटाइप कितने होंगे, तो ये बोलेंगे हम, ये होंगे 20। तो ये याद रखना है, 1 6 15 20। क्या याद रखना है, 1 6 15 20, उल्टा लिखना है, 15 6 और 1। तो कुल मिलाकर के आपने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया और आपने याद कर लिया। सारों को बनाना, सारे के जीनोटाइप ऐसे बनाना, फिर एक एक को देखना, बात वही रहेगी। तो सीधा हमने याद कर लिया कि भाई 7 टाइप के फिनोटाइप बनते, क्या 7 टाइप के बन भी रहे हैं, देखो तो जरा। एन की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब फार्मूला बिल्कुल क्या है, सही है। इस जीन के बेसिस पे तो यही होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि एनवायरमेंट ने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है, और इसी अगर रूम में देखेंगे तो ये 7 से ज्यादा फिनोटाइप आ जाएंगे। अरे बात समझ में? तो इस तरीके से याद रखें। सही लिखना है ना, जो भी लिखना है, जो भी आप लिखते हो, नोट्स बनाते हो, उसको सही लिखा करो। अच्छा, सेल्फिंग नहीं होगा, क्या होगा फिर, सेम मैटिंग। सेम मैटिंग मतलब सेम जीनोटाइप में जो एफ1 होगा उसकी मैटिंग। अच्छा, आप कोई मुझे ये बताएगा कि ये जो 64 बने हैं, इन सबको काउंट करोगे, प्लस करोगे तो 64 होगा, 1 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 64। तो इन 64 में से पेरेंटल कितने बने हैं, 2 बने हैं, एक ये है और एक ये है। तो पेरेंटल का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, 2/16 या 2/64, 2/64। कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट के आसपास कुछ आएगा, ठीक है।
लिख लिया क्या आपने? लिख लिया क्या? ये जो क्वेश्चंस हैं ये एप्टीट्यूड के बेसिस पर है। अगर इसमें फॉर्मूला नहीं लगाओगे, ऊपर फॉर्मूला है, नहीं लगाओगे तब भी सॉल्व हो सकते हैं। आपको जेनेटिक्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तब भी ये सॉल्व हो सकता है। देखो कैसे होते हैं, देखते हैं। इसके ऊपर सुन लो, पहले फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, हर एक डोमिनेंट एलील का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील निकालना हो तो फॉर्मूला रहेगा मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। कैसे इसको यूज करना है देखेंगे। और जब भी कभी किसी जीनोटाइप का कोई जीनोटाइप दिया हुआ है उसका फेनोटाइप निकालना है तो मिनिमम एक्सप्रेशन प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील इनटू नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। इनको कैसे यूज करना है पहले देख लेते हैं, इनको यूज करके कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है सारे एलील डोमिनेंट, मतलब क्या है ये, मैक्सिमम एक्सप्रेशन। कैसा एक्सप्रेशन है, मैक्सिमम। सारे एलील रिसेसिव है, कैसा एक्सप्रेशन है, मिनिमम एक्सप्रेशन। अब कंट्रीब्यूशन निकालना है, क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील। तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। तो क्या रहेगा 200, मैक्सिमम कितना है 200, मिनिमम कितना है 120, और टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कितने हैं 4। तो 200 माइनस 124 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो हर एक डोमिनेंट एलील कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हाइट में, 20 सेंटीमीटर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, फिनोटाइप ऑफ गिवन जीनोटाइप। जीनोटाइप दिया है, इसका फिनोटाइप क्या होगा। तो क्या है फॉर्मूले में, मिनिमम एक्सप्रेशन कितना है 120, ठीक है, प्लस कंट्रीब्यूशन कितना है निकाला है हमने हर एक डोमिनेंट एलील का 20, और इसमें डोमिनेंट एलील कितने हैं जिसमें निकालना है एक, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा। क्लियर। लेकिन मान लो आपको ये पता नहीं होता ऊपर का, तब इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करना है कि देखो सारे एलील जब डोमिनेंट होते हैं तो 200 सेंटीमीटर हाइट होती है, और सारे जब रिसेसिव होते हैं तो 120 सेंटीमीटर हाइट होती है। मतलब जब 4 एलील डोमिनेंट हुए तो हाइट हो गई 120 से 200। तो 4 एलील डोमिनेंट हुए तो हाइट कितनी बड़ी है 80 से बड़ी है। 120 से कितनी हो गई है 200। तो एक एलील डोमिनेंट होगा तो कितने से हाइट बढ़ेगी 20 से। तो कंट्रीब्यूशन निकल आया ना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा क्या पूछा है, ये जीनोटाइप है, इसमें सारे एलील अगर रेसेसिव होते तो हाइट कितनी आती 120, जबकि इसमें तो एक डोमिनेंट भी है। तो 120 प्लस 20, क्योंकि हर एक डोमिनेंट एलील 20 कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 140। क्लियर। चलो इनको भूल जाए, इनको नहीं यूज करना है। सारे एलील रेसेसिव है तो कितने ग्राम फ्रूट आ रहा है, 210 ग्राम आ रहा है। 3 एलील डोमिनेंट हुए तो फ्रूट का वेट कितना हो गया 300 ग्राम हो गया। 3 डोमिनेंट हुए तो कितने से बड़ा फ्रूट का वेट 90 से बड़ा, बड़ा। तो एक जब डोमिनेंट हुआ होगा तो कितने से बड़ा होगा 30 ग्राम से। तो सीधा लिखेंगे ऐसा, ऐसे सोच के करोगे ना ज्यादा अच्छा रहेगा। इनको क्यों याद करना है, अगर नहीं आ रहा है ऐसा करते हुए तो फिर ये यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन सब लिखाते तो मैंने भी लिखा दिया, ठीक है। मैक्सिमम वेट ऑफ फ्रूट, ठीक है, ये निकालना आप पहले सोचना पड़ेगा। भाई मैक्सिमम वेट कब आया था, सर ने बताया था कि सारे एलील डोमिनेंट आते हैं तब मैक्सिमम आता है। तो ये तो मैक्सिमम वेट है नहीं, इसमें तो कुछ रिसेसिव है। मैक्सिमम वेट कब आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल जी कैपिटल जी, तभी आएगा। सोचो आप, सारे एलील रिसेसिव है अगर तो कितना आएगा
210 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें तो 6 एलिल डोमिनेंट है, तो कितना हो जाएगा? 210 तो रहेगा ही रहेगा, उतना तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, प्लस 6 एलिल क्या है? डोमिनेंट भी है, और हर किसी का कंट्रीब्यूशन कितना है? 30 है, तो 30 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180, और 210 प्लस 180 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 390। आ गया ना? कुछ भी नहीं करना है। चलो बताओ जरा, इसको सोच के बताओ तो, सारे एलिल रिसेसिव है तो कितना ग्राम फ्रूट है? 210। एक एलिल डोमिनेंट है तो पहले कंट्रीब्यूशन निकाला है ना 30 ग्राम का, तो 210 प्लस 30 कितना हो गया? 240। तो ये क्वेश्चंस में सोचो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता होता जेनेटिक्स के बारे में, तब भी इसको सॉल्व कर सकते थे कि नहीं कर सकते? ये तो अंदाजे का है, कोई भी कर लेगा। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है भाई, 4 के 4 रेसिसिव होते हैं, 4 डोमिनेंट होते हैं, तो हाइट कितने सेंटीमीटर कितना बढ़ रहा है? 80 बढ़ रहा है, एक डोमिनेंट होगा तो कितना बढ़ेगा? 20 बढ़ेगा। ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें चारों अगर रेसिसिव होते हैं तो 120 होती, एक डोमिनेंट है तो 20 प्लस कर दो, 140 हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत है इसमें क्या? कोई ऐसे फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं करना है, ऐसे दिमाग लगाना है। मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब आता है? सारे एलिल डोमिनेंट हो। मिनिमम एक्सप्रेशन कब आता है? जब सारे एलिल रिसेसिव हो। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन अगर अभी टेस्ट में आएंगे तो सॉल्व कर लोगे। मैं बोल दूं कि ये 3 जीन से कंट्रोल हो रहा है, मतलब 6 एलिल से कंट्रोल हो रहा है, मैं बोलूं इसका मिनिमम एक्सप्रेशन इतना है, तो आपको क्या मान लेना है कि जब सारे एलिल रिसेसिव होंगे तब इतना है। मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर फेनोटाइप का मैक्सिमम एक्सप्रेशन इतना है, तो आप क्या मानोगे? जब सारे एलिल डोमिनेंट है तो इतना है, ऐसे मानोगे ना? ये थोड़ा सा दिमाग लगा करके सॉल्व करना उसको। करोगे कि नहीं करोगे? लगता है तुम्हें 5 मिनट लिखने में लगेंगे, ठीक है? तो आज तुम्हें 15 मिनट पहले छोड़ देता हूँ, ठीक है? लेकिन याद रखना किसी दिन, ठीक है? कभी भी आ सकता है बाद में।